तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में क्या बात करते हैं बताओ। तो डेली हम इकोनॉमी करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं और उसमें से कोई जो भी इश्यू है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसी न्यूज़ को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज है डेट कितनी? आज है 5 जुलाई। 5 जुलाई। आप आज का न्यूज आप सब लोगों ने देख लिया होगा, पेपर पढ़ लिया होगा। ऐसी तो कोई विशेष न्यूज आज है नहीं। एक न्यूज तो कल ही मैंने डिस्कस कर ली थी, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था उसका मर्जर के बारे में, लेकिन उसको हम थोड़ा बहुत और डिटेल में देख लेंगे। एक आज बेसिकली एक छोटा सा मुद्दा है सीएसआर का। एक कंसेप्ट चलता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने सुना होगा। और एक छोटा सा फंड है सोमी फंड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हमारे 3 मुद्दे हैं। फर्स्ट मुद्दा है, आप सब देख सकते हो आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या हुआ में मर्जर हुआ है किसका? आईडीएफसी का। और दोनों मर्जर के क्या बनेंगे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहेगा, ये आईडीएफसी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको एक लाइन में देख लेते हैं। मैंने कल हालांकि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दिया था, आप चाहो तो उसको डिटेल में देख सकते हो। तो दोस्तों 1997 में एक कंपनी बनी थी आईडीएफसी लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बेसिकली क्या थी? एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो आधारभूत ढांचे के विकास के लिए देश में लोन दिया करती थी, जैसे कि पोर्ट, रेलवे, रोड, ऐसे कामों के लिए लोन दिया करती थी। पर ये बैंक नहीं थी। बैंक क्या होता है? बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तो देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ था? चेन्नई में था इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर को लैंडिंग का काम किया करता था और ये एनबीएफसी थी। 2015 में, एक्चुअली 14 में है ना, क्या किया था? आरबीआई ने नए प्राइवेट बैंक के लाइसेंस मंगाए थे प्राइवेट बैंक के लिए, कि जो भी लाइसेंस चाहिए ना वो अप्लाई कर दो। तो इन्होंने भी अप्लाई कर दिया उस टाइम। तो 2015 में अगर आपको ध्यान हो तो 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस मिले थे जो भी काम कर रहे हैं। एक तो था आईडीएफसी बैंक और एक था बंधन बैंक। ये 2 बैंकों को आरबीआई ने क्या किया था? लाइसेंस दिया था। ठीक है। तो इस आईडीएफसी लिमिटेड ने क्या किया? आईडीएफसी बैंक करके एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक खोल लिया था। 2015 में ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। प्राइवेट सेक्टर बैंक था, हेडक्वार्टर मुंबई था। ये मदर कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, और जो है ना ये डॉटर कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लेकिन बाद में दोनों ने देखा कि अभी काम एक जैसा ही है दोनों का, तो 2023 में इन्होंने डिसाइड किया कि मर्ज कर दिया जाएगा। किसका किस में होगा ये ध्यान रखना है। जो ये आईडीएफसी लिमिटेड है ना, इसका मर्जर आईडीएफसी बैंक में होगा। इट मीन्स बचेगा कौन? बैंक बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि वो बैंक बड़ी चीज होती है एनबीएफसी से। ऐसा उल्टा कभी नहीं होता कि बैंक का मर्जर एनबीएफसी में करेंगे, नहीं। बैंक बड़ी चीज होती है, बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है। इसलिए ये एनबीएफसी को समाप्त करके बैंक को रखेंगे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बचेगा। तो ये पहले न्यूज थी, ये मैंने कल इसका डिटेल में वीडियो डिस्कस किया था। आप चाहे तो अलग से इसको देख सकते हैं। अब जो दोस्तों है एक जो सेकंड न्यूज है हमारी, वो है सोमी फंड। आप लोगों में से कई ने इसका नाम सुना हो शायद। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये अभी एक बार इसको बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। इसकी फुल फॉर्म अगर आप पढ़ोगे, समझ जाओगे, तो काफी कुछ तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। देखो होता क्या है ना, मैं बताऊं। आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, चाहे सीएम जन आवास योजना होगी, इनमें क्या करते हैं? कई बिल्डर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। बिल्डर क्या करते हैं? बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाती है, 2000 फ्लैट की, 4000 फ्लैट की। तो ये समझ करो इस बिल्डर ने ये एक सोसाइटी बनानी थी जिसमें 2000 फ्लैट बनाने थे। इसमें से कुछ गरीब लोगों के लिए रिजर्व होते हैं, कुछ ये मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा ये पब्लिक से भी लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ पैसा ये पब्लिक से भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, समझ को, जैसे ये प्रोजेक्ट था 400 करोड़ का। अब इसको काम पूरा हुआ, लगभग 80% काम पूरा हो चुका, और इसके पास जो बिल्डर के पास थे वो पैसा समाप्त हो गया। इसने जो बाजार से लोन वोन लिया था, बैंक से, सब समाप्त हो गया। तो ये ऐसा क्या होगा? ये प्रोजेक्ट अटक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट अटक जाएगा। इसके पास 80% पैसा लगा दिया, अब ये 80% काम भी पूरा हो चुका, लेकिन क्या हुआ? काम भी पूरा नहीं हुआ। तो ये पब्लिक को पैसा मिलेगा क्या? पब्लिक को फ्लैट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और पब्लिक का ही पैसा थोड़ा बहुत इसमें अटक जाएगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ऐसे इंस्टॉल प्रोजेक्ट हैं, ऐसे जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं, जिनमें थोड़ा पैसा लगाने से क्या हो, वो प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, और इससे क्या होगा? पब्लिक को भी घर मिल जाएगा, साथ में बिल्डर को भी का भी जो एनपीए वगैरह हो रखा है। अब ये क्या होगा? जिसने पहले बैंक में लोन ले रखा था वो एनपीए हो रखा होगा, तो ये एनपीए की समस्या भी खत्म हो जाएगी।
तो गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड फंड बनाया जिसका नाम था स्वामी फंड। इस बेसिकली 2019 में इस फंड में गवर्नमेंट ने कुछ पैसा लगाया, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वित्त मंत्रालय ने कुछ पैसा मिलाया, कुछ पैसा इसने बाजार से खरीदा, कुछ पैसा इसने बाजार से उधार लिया, कई और LIC जैसी संस्थाओं ने इस पर पैसा लगाया, और ये क्या करेगा, ये ऐसे प्रोजेक्ट को लोन देगा जिससे ये प्रोजेक्ट क्या 80 की जगह 100% हो जाए। 100% होता है इसको, ये क्या करेगा, फ्लैट पूरा बेच देगा, बेच के ना ये स्वामी फंड का या बैंकों का जिसका भी पैसा सबको लौटा देगा। तो ये अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। तो यही उद्देश्य था स्वामी फंड का, जो स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ऐसा बड़े बड़े जो लग्जरी हाउसों के लिए नहीं है दोस्तों, ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो अफोर्डेबल हो, मिड इनकम, जो गरीब लोग हैं ना, उनके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया था तो वैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इसके तहत लोन दी जा रही है। ऐसे नहीं फिर गुड़गांव में कोई 5 करोड़ का फ्लैट बना रहा है बड़ा बिल्डर, तो उसको लोन देगा, उसको लोन नहीं मिलेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेच एंड स्टार्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो अटक गए थे तो उसमें से अटक गया तो उसका क्या होगा, बैंक का भी पैसा अटकेगा, इसने बैंक से लोन लिया होगा। तो साथ में कॉमन मैन का, आम जनता ने भी इसमें कुछ पैसा स्टार्ट में लेते हैं जब बुकिंग कराते हैं, तो वो पैसा भी अटक गया। तो ऐसे दोनों का पैसा अटक गया, अब एक लोन मिल जाएगा तो ये काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, इसको बैंक को भी अपना पैसा मिल जाएगा, जनता का पैसा को फ्लैट मिल जाएगा, तो सबको विन विन सिचुएशन है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। फंड किसने स्पॉन्सर किया, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसने स्पॉन्सर किया। और इसको मैनेज कौन करता है भाई, फंड में राशि होगी 10,000 करोड़ हो सकता है, 20,000 करोड़ हो सकता है। इसको एक SBI की संस्था है SBI कैप, ये SBI कैप करके इसको मैनेज करती है दोस्तों। नवंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज ए इन्वेस्टमेंट फंड, ऐसे जाहिर सी बात है, ये क्या करेगा, जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है उनमें निवेश करेगा, ये तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इट इज ए इन्वेस्टमेंट फंड। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि रेरा में अप्रूव होना चाहिए। देखो रेरा को 1 मिनट में समझ लो, पुराने जमाने में 2016 के बाद, पोस्ट 2016 और प्री 2016, प्री 2016 के पहले क्या होता था, ये बिल्डर है, इसने कहा आओ आओ मैं क्या करूंगा, फ्लैट बनाऊंगा, 1,000 फ्लैट बनाऊंगा। इसने नक्शा दिखाया, जहां से मैं लिया और पैसे ले ले बैंक को, इस बैंक से नहीं, सॉरी आम जनता से, कॉमन मैन से पैसे ले ले, जमा कर लिया, और ये प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, और ये पैसे लेके फुर्र हो गया। तो अब ये जो आम आदमी का पैसा डूब जाएगा। ऐसा कई लोग देखे होंगे आपने, आम जिंदगी में भी देखे होंगे, जयपुर में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां बिल्डर ने पैसे ले लिया लेकिन प्रोजेक्ट फ्लैट बना के नहीं दिया। तो फिर बाद में फिर क्या किया, भारत सरकार ने देखा यार ऐसा तो बात बनेगी नहीं, तो 2016 में एक कानून बनाया जिसको कहते हैं रेरा एक्ट, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट। जो रियल इस्टेट का क्षेत्र है ना, उसको रेगुलेशन करने के लिए एक कानून बनाया। ये कहा कि भाई ऐसे नहीं, ये बिल्डर ने पैसा ले लिया सब उसको, इससे कॉमन मैन से, तो सबसे पहले तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो सबसे पहले तो रेरा अथॉरिटी बनेगी, उसमें जाके पंजीयन कराओ, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आप जो पैसा लोगे, ये पैसा आपके खाते में जमा नहीं कराओगे, एक अलग से प्रोजेक्ट के नाम से खाता बनेगा। जैसे श्री महालक्ष्मी आवासीय परियोजना, तो महालक्ष्मी आवासीय परियोजना नाम से अकाउंट बनेगा, और वो केवल उस महालक्ष्मी प्रोजेक्ट में खर्च हो सकता है। तो अब जो पैसा आएगा आम जनता का, ये अकाउंट में ब्लॉक हो गया, उसके अलावा उस प्रोजेक्ट के अलावा और जगह ये ले नहीं जा सकता बिल्डर। तो ऐसा कई सारी और सारी सुविधाएं करी, इसमें कई सारी पेनल्टी का प्रावधान है, इवन जेल तक का भी प्रावधान है इस रेरा एक्ट में। तो इसके बाद काफी कुछ हद तक स्थिति में सुधार हुआ है ये भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये इसकी शर्त यही है कि जो प्रोजेक्ट है वो रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंडीशन रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आप स्वामी फंड समझ गए होंगे, ज्यादा याद नहीं रहे तो मोटा मोटी इतना से याद रखो कि जितने भी इंस्टॉल प्रोजेक्ट थे, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट थे, आवासीय परियोजनाएं थी, उसमें क्या हुआ, कुछ तो बनेगी बिल्डिंग लेकिन पूरी नहीं बनी, तो फ्लैट बिकेंगे नहीं बिकेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक फंड बना दिया सेपरेट, जिसका काम है ऐसे इंस्टॉल प्रोजेक्ट में पैसा निवेश करने का, ताकि वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो फ्लैट बिक जाएंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक को भी मिल जाएगा, आम आदमी को भी फ्लैट मिल जाएंगे, और इसको स्वामी फंड को भी पैसा वापस मिल जाएगा। इसको है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है, और जो SBI कैप इसको मैनेज कर रहा है। इतनी सी बातें याद रख लो, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, इतनी सी बात याद रख लो, ज्यादा राम करने की जरूरत नहीं है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। CSR, ये नाम तो आपने सुना होगा, CSR कर रहा हो तो ये CSR होता क्या है, कहीं ना कहीं दान पुण्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका एक शुरुआत बताते हैं, गांधी जी थे, गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता ही से। इनका एक सिद्धांत है क्या, ट्रस्टीशिप। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा ट्रस्टीशिप सिद्धांत?
ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में कहता है कि जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन या बड़ा व्यापारी है, ये जो इसके पास पैसा आता है, बिजनेसमैन जो ये पैसा कमाता है, ये उसका मालिक नहीं है, ये उसका ओनर नहीं है, ये एक तरह से क्या है, ट्रस्ट ही है। जैसे ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या होता है, जो पैसा उसके पास रहता है उसको मैनेज करता है और फिर निकल लेता है, उसका खुद का मालिक नहीं होता। ट्रस्ट में ये होता है, ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होते हैं, समझ करो कोई, जैसे कोई मंदिर का ट्रस्ट है 100 करोड़ रुपए, तो ये ट्रस्ट के ओनर इसके मालिक नहीं है, ये केवल इसके डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, मंदिर के लिए। ऐसे दोस्तों ये बिजनेसमैन को क्या मानते थे गांधी जी की, भाई ये क्या ट्रस्टी है, इनकी जिम्मेदारी जो ये पैसा कमा रहे हैं ये इनके खुद के मालिक नहीं है, ये समाज के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए पैसा, उस पैसे का ये मालिक ना बने। ये सिद्धांत सिंपल सर कहता है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत। तो यही प्रेरणा कहीं ना कहीं सीएसआर के लिए थी। तो सीएसआर बेसिकली कुछ नहीं है कि भाई जो बिजनेसमैन है, जैसे अंबानी है, अडानी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये जो पैसा कमा रहे कहां से कमा रहे हैं, पब्लिक से कमा रहे हैं या समाज से कमा रहे हैं, सोसाइटी जनता से कमा रहे हैं। तो इनका फिर जिम्मेदारी भी सोसाइटी के प्रति बनती है, भाई सोसाइटी से ही पैसा कमा रहे हो, सोसाइटी को कुछ तो दो, आप लौटाओ, तो कुछ दो लौटाओ, तो कुछ पैसा खर्च करो समाज के विकास के लिए। जो पैसा खर्च करेंगे उसी को क्या कहते हैं, सीएसआर कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है, जैसे कई स्कूल खुला दिया, कई हॉस्पिटल खोल दिए, कहीं पे देखना पानी के प्याव खुला रखे हैं, कहीं पे आरओ लगा रखे हैं, स्टेट बैंक ने कई जगह आरओ प्लांट लगा रखे हैं, कई स्कूलों में पंखे दान कर रखे हैं। तो ये सब क्या है, सीएसआर का पार्ट है कि आप जो आपके पास पैसा आया है उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा, इससे क्या करो, आप सोशल वेलफेयर में करो, समाज के कल्याण में, गरीबी दूर करने में, बेरोजगारी दूर करने में, या फिर जो हंगर भूखमरी दूर करने में, ऐसे कामों में पैसा लगाओ। कई जगह देखा होगा आपने सीएसआर के तहत कई काम हो रखे हैं बड़े बड़े, जैसे कि राजस्थान में वेदांता ने आंगनबाड़ी में काम किया है, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में काम किया नहीं क्या, आंगनबाड़ी को क्या बनाया, नंदघर बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं सीएसआर के तहत काम हो रहा है। तो ऐसे प्राइवेट कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करे। अब दोस्तों भारत में ऐसा तो है ना, सीएसआर का कंसेप्ट तो शुरुआत से ही था, आजादी के बाद से ही, पर वो कंपलसरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था। आजादी के बाद से लगभग 1956 में पहला कंपनीज एक्ट आया था, उसके टाइम से था, पर इट वाज नॉट कंपलसरी। जब अब आप भी जानते हो कोई चीज कंपलसरी नहीं रहेगी तो कोई करेगा क्या, तो कोई नहीं करेगा, तो बहुत कम था, लिमिटेड था। कोई कंपनियां होती थी जो दान के लिए यकीन करती थी, बाकी लोग नहीं किया करते थे। तो फिर अभी लेटेस्ट में आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 बनाया था भारत सरकार ने, या फिर पार्लियामेंट ने, हम कहें कि कंपनीज एक्ट 2013 पारित किया था, इस 1956 को हटा के। इसमें क्या किया, सीएसआर को मैंडेटरी कर दिया, सीएसआर को क्या किया, मैंडेटरी कर दिया कि भाई आपको करना ही करना पड़ेगा, लीगली आप बाउंड हो, क्या हो, लीगली बाउंड हो, अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ पेनल्टी, जेल की ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। तो कंपनी एक्ट 2000 के तहत सीएसआर को मैंडेटरी कर दिया। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले तो सवाल ये आएगा कि भाई कौन सी कंपनी पे ये लागू होगा। तो सबसे पहले तो हम सीएसआर की परिभाषा देख सकते हैं, इट इज द कंसेप्ट दैट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑपरेटिंग विद इन सोसाइटी। इसका ये कंसेप्ट है कि भाई जो बड़ी कंपनियां सोसाइटी में काम कर रही है, सोसाइटी से कमा रही है, तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करो, सोशल के लिए, एनवायरमेंटल के लिए, ऐसे काम करो जिससे समाज का भला हो सके। ये सीएसआर का कंसेप्ट कहता है। भारत में सीएसआर को जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मैंडेटरी बनाया गया है। इसका एक क्लोज है 135। ये क्लोज बेसिकली सीएसआर को ही क्या करता है, कोई डिफाइन करता है सीएसआर कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है, सब कुछ करता है। अब सीएसआर कौन सी कंपनियों पे लागू होगा? क्या बिल्कुल छोटे कोई गरीब कंपनी है, गांव में 5 आदमी मिलकर मोमबत्ती बना रहे थे, तो क्या उनको भी सीएसआर करना पड़ेगा क्या? तो नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक ठाक कंपनी जिसकी स्थिति ठीक है ऐसे को करना चाहिए। तो 3 कंडीशन है इसकी। जो इसका एनुअल टर्नओवर हो ना कंपनी का, जो कंपनी है उसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, 1000 करोड़ से अबव हो। ऐसा नहीं छोटी मोटी कंपनी का। ये बेसिकली सीएसआर का कंसेप्ट ज्यादातर बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया है। छोटी कंपनी बेचारे खुद के सस्टेन नहीं कर पाती, खुद के लाले पड़े रहते हैं, तो वो क्या समाज को देगी। तो पहली कंडीशन क्या थी, एनुअल जो टर्नओवर हो कितना हो, 1000 करोड़ से हो। टर्नओवर का सिंपल सा मतलब होता है एक साल में कितनी सेल हो रही है। कोई दुकानदार है साल भर में 2 करोड़ का माल बेचता है, तो उसका वो टर्नओवर कहलाता है। सिंपल सी बात है। टर्नओवर का संपर्क से कोई लेन देन नहीं है, लाभ से कोई लेन देन है। टर्नओवर तो सिंपल सा है कि एक साल में वो कितना का माल बेच रहा है, एक तरह से उसको उस कंपनी का टर्नओवर कहते हैं। ठीक है। दूसरा वो कि या फिर और 500 करोड़ से अधिक नेटवर्थ हो,
500 करोड़ से अधिक नेटवर्थ हो, वो कंपनी क्या हो, 500 करोड़ से अधिक नेटवर्थ हो। नेटवर्थ कुछ नहीं है, ये कंपनी है, कंपनी की कुछ तो संपत्तियां होगी, कुछ उसके पास पैसे होंगे, अकाउंट में हो सकते हैं, कहीं प्लांट होगा, कुछ संपत्तियां कुछ ना कुछ होगी, कुछ उस पर उधारी होगी, लायबिलिटी होगी। तो ये उधारी और इसका अंतर, असेट ज्यादा होनी चाहिए हमेशा, वो तो हम जानते हैं, नहीं तो चलेगा नहीं। तो असेट और लायबिलिटी का अंतर क्या कहलाता है, असेट माइनस लायबिलिटी क्या कहलाती है, नेटवर्थ कहलाती है। सपोज करो एक कंपनी के पास 500 करोड़ रुपए उधार है, लेकिन उसकी संपत्ति 1500 करोड़ रुपए है, तो फिर उसका नेटवर्थ कितनी होगी, 1000 करोड़ होगी, ये नेटवर्थ कहलाती है। तो कितनी, 5000 करोड़, 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ हो। या थर्ड कंडीशन है क्या, कि उसका जो प्रॉफिट है ना वो 5 करोड़ से अबव हो। ये तीन में से कोई भी एक हो, ये और है एंड नहीं है, ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करता है तो कंपनी सीएसआर के दायरे में आ जाएगी, उसको मतलब सीएसआर का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। ये तीनों में से शर्त पूछेंगे भाई सीएसआर किन कंपनियों पर लागू नहीं होता या लागू होता है। तो पहला बात, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो। टर्नओवर का मतलब है साल भर में सेल, अथवा जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा हो। नेटवर्थ का मतलब संपत्ति और लायबिलिटी, उधारी का अंतर। और थर्ड, उसका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो। इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो कर रही है तो कंपनी सीएसआर के दायरे में आएगी। ये सीएसआर जो कंपनी एक्ट 2013 कहता है, कंपनी एक्ट 2013 का ये रूल है, ये इसको डिफाइन करता है कि भाई ये कंपनियां क्या करेगी, ये कंपनियां इसके सीएसआर के दायरे में आएगी। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब ठीक है, ये तो दायरे में आ गई, लेकिन ये कितना पैसा खर्च करे। तो दोस्तों ये कंपनी एक्ट डिफाइन करता है कि जो अगर ये कंपनी है, तो लास्ट 3 ईयर का इनका प्रॉफिट देखो, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट देखो। सपोज करो लास्ट 3 साल में कोई कंपनी को 10 करोड़, 20 करोड़ और 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट। इसका निकालो एवरेज, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का क्या निकालो एवरेज। तो 30, 20, 50, 60, एवरेज कितना हो गया, 20 करोड़ हो गया। तो इस एवरेज का, लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट के एवरेज का 20 करोड़ का कितना, 2% सीएसआर के रूप में राशि खर्च करना पड़ेगा। मतलब 1 करोड़ का समझ को 2 लाख हो गया, तो 10 करोड़ का 20 लाख, 20 करोड़ का 40 लाख रुपए इस कंपनी को समाज के वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता दूं, 3 कंडीशन हमने देख ली किन पे सीएसआर लागू होता है। अब कितना खर्च करना पड़ेगा, तो लास्ट 3 ईयर का जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो और उसका 2%, 2%, ज्यादा नहीं, प्रॉफिट का मात्र 2% ही तो मांग रहे हैं यार सीएसआर के रूप में, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी मांग रही है गवर्नमेंट। तो 2% तो खर्च किया जा सकता है, मैनेजेबल है इतना। तो ये 2% इसको खर्च करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं सीएसआर एप्लीकेबल ऑन कंपनीज विच हैव एनुअल टर्नओवर अबव 1000 करोड़, नेटवर्थ अबव 500 करोड़ और प्रॉफिट अबव 5 करोड़। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ये और है एंड नहीं है, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पालन ना होते वो सीएसआर के दायरे में आ जाएगा। कितना, 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट इन द प्रीवियस 3 ईयर स्पेंड ऑन सीएसआर एक्टिविटी में खर्च करना पड़ेगा। अब ये सीएसआर एक्टिविटी दोस्तों क्या कर रखी है, ये डिफाइंड है, ऐसा नहीं कुछ भी कर लो, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर लो, अपनी कंपनी के आसपास रोड बना दो और कह दो कि हमने तो सीएसआर में खर्च कर दे, तो उसको नहीं माना जाएगा। ये क्या कर रखी है, एक कंपनी एक्ट में लिस्ट बना रखी है कि भाई ये चीजें क्या होगी सीएसआर में मानी जाएगी, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, स्वच्छता, इरेडिकेशन, हंगर, गरीबी उन्मूलन के लिए कोई काम हो रहा है, पॉवर्टी के दूर के लिए कोई काम हो रहा है, पर्यावरण के बचाने के लिए कोई काम हो रहा है, ऐसे कई सारे काम इसको सीएसआर में माना गया है। सारे लिस्ट की जरूरत नहीं, पर मोटा मोटी आप ही लोग समझ लो। ठीक है, गांधी जी की बात मैंने बता दी थी, गांधी जी का सिद्धांत पे काम करता ही है। तो दोस्तों आज का जो हमारा डेली इकोनॉमी न्यूज का जो यहीं पे खत्म होता है, कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।